हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं JKSSB जेई 2016 के पेपर के बारे में। तो उसमें से हम डिस्कस करेंगे वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग वाली सेक्शंस को, यानी कि जो भी क्वेश्चंस वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में से पूछे गए थे वो हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था व्हाट इज द डिटेंशन पीरियड एंड ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक कंपेयर टू सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन। यानी कि हमारे पास एक प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक है और उसके बाद एक दूसरा टैंक है सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन वाला। अब हमें बताना है कि जो डिटेंशन पीरियड होगा प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा और सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन वाले टैंक में क्या होगा। हमें याद रखना है कि जब भी कभी प्लेन सेडिमेंटेशन की बात आएगी तो जो डिटेंशन टाइम होगा या डिटेंशन पीरियड होगा वो 4 to 8 आवर्स होगा, और जब भी कभी सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन की बात आएगी जो डिटेंशन पीरियड होगा वो 2 to 4 आवर्स के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब है कि प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में जो डिटेंशन पीरियड होता है एज कम्पेयर टू सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन ज़्यादा होता है और जो ओवरफ्लो रेट है वो बहुत कम होता है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि जो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का डिटेंशन पीरियड है वो ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन विद सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन, और जो ओवरफ्लो रेट है इसका जो ओवरफ्लो रेट है वो काफ़ी कम होता है। तो दोस्तों आप ओवरफ्लो रेट का फार्मूला भी याद रख लीजिए। ओवरफ्लो रेट का फार्मूला क्या है? Q/BL, where Q is the discharge, B is the width of tank and L is the length of tank। तो therefore तो जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच डोमेस्टिक सप्लाई इज निगलेक्टेड एंड फायर डिमांड इज कंसीडर्ड। अब हमें ऐसा मेथड बताना है जिसमें हम डोमेस्टिक सप्लाई को निगलेक्ट करते हैं और फायर डिमांड को कंसीडर करते हैं, तो होता है सर्कल मेथड। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जो बाकी मेथड है जैसे इक्विवेलेंट मेथड हो गया, इलेक्ट्रिकल एनालिसिस मेथड हो गया और हार्डी क्रॉस मेथड हो गया, इसके लिए भी हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहला वाला मेथड है इक्विवेलेंट मेथड। तो इक्विवेलेंट मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइप्स है हम उसको कन्वर्ट कर देंगे इक्विवेलेंट पाइप में, यानी कि डिस्चार्ज निकालने के लिए हम सभी जो पाइप्स हैं उनको कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट पाइप में। इक्विवेलेंट पाइप एक ऐसी पाइप होगी विच कैरीज सेम डिस्चार्ज करस्पॉन्डिंग टू सेम हेड लॉस, यानी कि जहाँ पर जितना हेड लॉस होगा वहाँ पर उतना ही डिस्चार्ज रहेगा। तो और जो अब दूसरा मेथड है हार्डी क्रॉस मेथड। तो जो हार्डी क्रॉस मेथड में क्या करते हैं, हार्डी क्रॉस मेथड जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इन मेथड में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड कौन सा है? हार्डी क्रॉस मेथड। और हार्डी क्रॉस मेथड में क्या करते हैं, हार्डी क्रॉस मेथड में हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का अप्लाई करते हैं। उसकी वजह से हम यानी कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की मदद से हम डिस्चार्ज निकालते हैं किसी भी अननोन पाइप्स में इन हार्डी क्रॉस मेथड। और अब जो इलेक्ट्रिकल एनालिसिस मेथड है, इलेक्ट्रिकल एनालिसिस मेथड हम क्या करते हैं कि जो फ्लो ऑफ फ्लूइड होगा और फ्लो ऑफ करंट होगा इसको हम एनालॉगस मानते हैं। यानी कि एक तरफ जब हम फ्लो ऑफ करंट लेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में और एक तरफ हम फ्लो ऑफ फ्लूइड ले रहे हैं पाइप्स में, हम इन दोनों को बिल्कुल ही सेम मानते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फ्लो होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि जहाँ पर हम रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर फ्लो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बहुत कम होगा। उसी तरह से अब पाइप्स में जहाँ पर हेड लॉस ज़्यादा होगा, जहाँ पर हेड लॉस ज़्यादा होगा वहाँ पर फ्लो बहुत कम होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे मेथड्स जिनको हम अप्लाई करते हैं पाइप एनालिसिस में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। और आप ये बात भी याद रख लीजिए कि जो इक्विवेलेंट मेथड है, इक्विवेलेंट मेथड सूटेबल है किसके लिए?
लॉन्ग एंड नैरो पाइप्स के लिए, फॉर लॉन्ग एंड नैरो पाइप्स। जो भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो प्लीज़ आप एक काम कीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि इनमें से भी बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the flow rate the rate of filtration through slow sand filters in million per liter per day per hectare। वो हमें बताना है कि स्लो सैंड फिल्टर का फिल्ट्रेशन रेट क्या है। तो वो होता है 50 to 60 लीटर पर डे पर हेक्टेयर। लेकिन अगर हमें पूछा जाता लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर ऑफ फिल्टर्ड एरिया, तो वो आता 100 से 200। यानी कि जो स्लो सैंड फिल्टर है, स्लो सैंड फिल्टर का जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो 100 से 200 लीटर, दोबारा लिख लेता हूँ मैं, 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर ऑफ फिल्टर्ड एरिया। ये किसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है? स्लो सैंड फिल्टर का, लेकिन पर मीटर स्क्वायर ऑफ फिल्ट्रेशन। अभी हमें क्वेश्चन में हेक्टेयर के बारे में पूछा गया, तो जब हेक्टेयर की बात आएगी तो 50 to 60 होगा। अब हम रैपिड सैंड फिल्टर का भी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन देख लेते हैं। तो रैपिड सैंड फिल्टर का जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा वो होगा 3000 to 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर ऑफ फिल्टर्ड एरिया। और जो प्रेशर फिल्टर होते हैं इनका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि 6000 से लेकर 15000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर ऑफ फिल्टर्ड एरिया होगा। तो प्लीज़ जो जो मैंने बताया, स्लो सैंड फिल्टर का फिल्ट्रेशन रेट, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन का फिल्ट्रेशन रेट और प्रेशर फिल्टर का फिल्ट्रेशन रेट, आप ये प्लीज़ नोट कर लीजिए साथ साथ। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 50 to 60 मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर होता है स्लो सैंड फिल्टर का फिल्ट्रेशन रेट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ringleman scale is used to, option A is measure CO, measure SO2, option C is grade density of smoke, and the option D is grade automobile exhaust gas। तो हमें याद रख लेना है कि जब भी कभी रिंगलमैन स्केल की बात आएगी तो उसको हम हमेशा ही यूज़ करेंगे मेजर करने के लिए ग्रेड डेंसिटी ऑफ स्मोक। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following compounds is widely used for algae control? Option A is sodium sulfate, option B is copper sulfate, option C is sodium chloride, and the option D is calcium chloride। तो हमें याद रख लेना है कि जब भी कभी एल्गल कंट्रोल की बात आएगी तो हम एल्गल को कंट्रोल कैसे करेंगे? या तो हम क्लोरीन यूज़ करेंगे या फिर कॉपर सल्फेट, क्योंकि एल्गल कंट्रोल के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, क्लोरीन और कॉपर सल्फेट, जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें कॉपर सल्फेट ऑप्शन दिया गया है, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। कॉपर सल्फेट इज यूज्ड फॉर एल्गे कंट्रोल इन वाटर सप्लाई सिस्टम। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पाइप कन्वेइंग डोमेस्टिक वाटर फ्रॉम प्लम्बिंग फिक्सचर्स to a single building to common sewer or point of immediate disposal is known as, option A is house sewer, option B is lateral sewer, option C is main sewer, and the option D is sub main sewer। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, जो कि है हाउस सीवर। अब दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अब जो हाउस सीवर होता है इसको हम बिल्डिंग सीवर भी बोलते हैं। ये सीवेज लेकर जाते हैं कहाँ से? ये सीवेज लेकर जाते हैं लेटरल या फिर ब्रांच सीवर के बीच में। यानी कि हाउस घरों से जो भी सीवर आएगा, ये ऐसी सीवर्स होंगी जो घरों से सीवर को लेकर लेटरल या फिर ब्रांच सीवर में जाकर डाल देंगी। और जो सेकंड ऑप्शन था लेटरल सीवर, अब लेटरल सीवर का क्या काम है? लेटरल सीवर क्या करेगा? जो बिल्डिंग सीवर थे उनको ज्वाइन करेगा किसके साथ? मेन सीवर से। यानी कि लेटरल सीवर ने क्या किया? हाउस सीवर से सीवेज ली और जाके कहाँ पे डाल दी? मेन सीवर में। यानी कि एक कनेक्टिंग लिंक है लेटरल सीवर बिटवीन हाउस सीवर एंड मेन सीवर। तो जो मेन सीवर था, अब मेन सीवर क्या करेगा? मेन सीवर लेटरल सीवर से सीवेज लेगा तो जाके किस में डंप करेगा? ट्रंक सीवर में।
ट्रंक सीवर में। और अब एक एक्स्ट्रा टर्म है ट्रंक सीवर। जो ट्रंक सीवर होगा, ट्रंक सीवर क्या होते हैं? बहुत बड़े सीवर होते हैं, लार्ज सीवर होते हैं। और जो सीवेज को कहाँ लेके जाते हैं? ट्रीटमेंट प्लांट या फिर अदर डिस्पोजल फैसिलिटीज़ में। दोबारा से देख लीजिए, सबसे पहले आया हाउस सीवर। हाउस सीवर क्या करेगा? घरों से सीवेज को लेकर कहाँ पे डाल देगा? लेटरल सीवर या फिर ब्रांच सीवर में। अब जो लेटरल सीवर होंगे ये क्या करेंगे? हाउस सीवर से सीवेज को लेंगे और कहाँ डाल देंगे? मेन सीवर में। अब जो मेन सीवर होगा, मेन सीवर क्या करेगा? कनेक्टिंग लिंक होगा बिटवीन लेटरल सीवर एंड ट्रंक सीवर। अब जो ट्रंक सीवर है ये सबसे बड़ा सीवर होता है, जो सीवेज को कन्वे करेगा वाटर फ्रॉम मेन सीवर टू ट्रीटमेंट प्लांट। यानी कि ये मेन सीवर से सीवेज लेगा, सीधा जाके ट्रीटमेंट प्लांट या फिर कोई भी जो डिस्पोजल प्लांट है या फिर रिवर में जाके डंप कर देगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन ए था बिल्कुल करेक्ट था। मैं आपको बहुत ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उन क्वेश्चंस के हिसाब से, तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिए इसको। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the percentage of bacterial load that is removed through plain sedimentation is। अब जो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होता है, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में कितना बैक्टीरियल लोड रिमूव होता है? 30 to 35%। यानी कि जो PST है जिसे प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक कहा जाता है, तो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक 30 to 35% BOD रिमूव करता है। तो अब हमारे पास ऑप्शन में 30 to 35 तो है नहीं, जो सबसे नज़दीकी था वो है ए। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमिसिबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एयर क्वालिटी फिक्स्ड इन इंडिया फॉर रेजिडेंशियल एरियाज फॉर SPM, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली आर। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स की जो क्वांटिटी है वो है 200 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। और जो सल्फर डाइऑक्साइड की जो मतलब परमिसिबल लिमिट है वो कितनी है? 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। नाइट्रोजन ऑक्साइड की कितनी है? इसकी भी 80 है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड की है 2000 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इस हिसाब से जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की जो परमिसिबल स्टैंडर्ड है वो क्या फिक्स किया गया है रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए। आपको 200 ऑप्शन में होगा तो आपको वो टिक करना पड़ेगा। अगर सल्फर डाइऑक्साइड का पूछा जाए आपको 80 टिक करना पड़ेगा। और अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड का पूछा जाए तो 80, और कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछा जाए तो उसको 2000 टिक करना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ ये भी सब याद कर लीजिए। And the next question is the amount of residual chlorine left in treated water is about, option A is 0.01 to 0.05 parts per million, option B is 0.05 to 0.5 parts per million, option C is 0.5 to 1 parts per million, and the option D is 1 parts to 2 parts per million। अब जब भी कभी हम वाटर को ट्रीट करते हैं हम कुछ ना कुछ क्लोरीन को पानी में छोड़ देते हैं। वो किस लिए छोड़ते हैं? फॉर सेफ्टी अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। यानी कि जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं इनसे बचने के लिए, इनसे सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ रेजिडुअल क्लोरीन को पानी में छोड़ देंगे। अब उसकी क्वांटिटी बतानी है, वो होती है 0.05 to 0.5 पार्ट्स पर मिलियन। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच कन्वेज वाटर फ्लो टूवर्ड्स द आउटर पेरिफेरी। यानी कि जो वाटर सिस्टम को आउटर पेरिफेरी की तरफ, जैसे कि हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट मतलब सिस्टम आ गया, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो आउटर पेरिफेरीज की तरफ होगी,
तो वो कौन सा ट्रीटमेंट, वो कौन सा सिस्टम होता है, वो होता है रेडियल सिस्टम। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आपको डेड एंड सिस्टम के बारे में पढ़ लेना है, रिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना, और ग्रिड आयरन सिस्टम के बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि ये सभी सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब कि जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं किसी भी एग्जाम के अकॉर्डिंग। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एक्सप्रेस साउंड लेवल्स इन डेसिबल, sound pressure levels are usually adopted on a reference scale of option A is 10 micron pascal, option B is 20 micron pascal, option C is 50 micron pascal and the option D is 100 micron pascal। अब हमें पता है कि जो कोई भी जो साउंड प्रेशर लेवल है हम उसको कैसे नापते हैं, उसका फार्मूला क्या है 20 log 10, 20 into log 10 ऑफ P अपॉन P नॉट। अब वहाँ जहाँ पर LP किसके बराबर है, LP फार्मूले में LP क्या है, साउंड प्रेशर इन डेसिबल्स, ये क्या है साउंड प्रेशर इन डेसिबल। अब P का क्या है, जो फार्मूले में जो न्यूमरेटर में P है इसका मतलब है जो हमने प्रेशर मेयर किया, जो हमने प्रेशर मेयर किया वो P है, और P नॉट क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, इसको हम रेफरेंस प्रेशर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 20 माइक्रोन पास्कल। तो इसीलिए जब हम साउंड लेवल्स को डेसिबल्स में एक्सप्रेस करेंगे तो साउंड प्रेशर लेवल यूजुअली अडॉप्टेड टू रेफरेंस स्केल ऑफ, तो रेफरेंस स्केल क्या होती है 20 माइक्रोन पास्कल। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ BOD exerted at any time is, option A is directly proportional to BOD satisfied, option B is directly proportional to BOD remaining, option C is inversely proportional to BOD satisfied and the option D is inversely proportional to BOD remaining। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो होता है B, the rate of BOD exerted at any time is directly proportional to BOD remaining। And the next question is the distribution bands are designed for, option A is maximum daily demand, option B is maximum hourly demand, option C is average daily demand and the option D is maximum hourly demand। तो हमें याद रख लेना है कि जब भी कभी डिस्ट्रीब्यूशन मेंस की बात आएगी तो हमेशा ही डिज़ाइन होंगे ऑन मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हमें जो वाटर सप्लाई स्कीम है, वाटर सप्लाई स्कीम में, जैसे वाटर सप्लाई स्कीम में सबसे पहले क्या आता है, सोर्सेज ऑफ सप्लाई, सोर्सेज ऑफ सप्लाई, दोबारा से लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है सोर्सेज ऑफ सप्लाई, फिर उसके बाद पाइप मैन्स, फिर आता है पंप्स। इन तीन चीज़ों को सोर्सेज ऑफ सप्लाई, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वाटर सप्लाई स्कीम की। सोर्सेज ऑफ सप्लाई, पाइप मैन्स और जो पंप हैं, इन सभी को हम डिज़ाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड। कौन कौन सा, दोबारा से लीजिए, सोर्सेज ऑफ सप्लाई, पाइप मैन्स एंड पंप्स, these three are designed on the basis of maximum daily demand। और जब हम बात करते हैं सर्विस रिजर्वायर, सर्विस रिजर्वायर और डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, इन दोनों को हम डिज़ाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। या प्लीज़ नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देयरफॉर ऑप्शन डी इज correct। And the next question is the hourly variation factor is usually taken as, option A is 1, option B is 1.8, option C is 2, option D is 2.7। तो जो hourly variation factor होता है उसे हम यूजुअली लेते हैं 1.5। therefore option A is correct। अब जो मैक्सिमम आवरली डिमांड होता है, मैक्सिमम आवरली डिमांड इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली, सॉरी एवरेज आवरली डिमांड, एवरेज आवरली
डिमांड, यानी कि जो मैक्सिमम आवरली डिमांड होता है वो होता है 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज आवरली डिमांड। ये आवरली वेरिएशन फैक्टर की बात कर रहा हूँ। जब आवरली वेरिएशन फैक्टर की बात आएगी तो वो कितना होगा 1.5। अब जब हमें मैक्सिमम डेली कंजप्शन के बारे में पूछा जाए, मैक्सिमम डेली कंजप्शन, तो इस केस में जो वेरिएशन फैक्टर होगा वो 1.8 होगा। 1.8 इंटू एवरेज डेली कंजप्शन। ये भी आप साथ में प्लीज़ नोट कर लीजिए कि जब आवरली डिमांड की बात आएगी तो 1.5 वेरिएशन फैक्टर, लेकिन जब बात आएगी मैक्सिमम डेली डिमांड की तो तब 1.8 उसका वेरिएशन फैक्टर होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, और जो हमारे पेपर 2016 का जो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था वो था द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक वेस्ट वाटर आर। अब हमें पता है कि जब भी कभी वाटर फ्रेश, जब भी कभी जो वेस्ट वाटर या फिर जो सीवेज जब फ्रेश होगा तो वो क्या होता है, अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन इसलिए होता है क्योंकि उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है काफ़ी ज़्यादा। तो अब जब जैसे जैसे वाटर सेप्टिक होता रहता है, यानी कि जो उसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन जैसे जैसे कम होती रहती है, तो जो वेस्ट वाटर होता है वो एसिडिक बनना शुरू हो जाता है। यानी कि जब भी कभी वेस्ट वाटर जो होता है वो फ्रेश होता है तो उसका अल्कलाइन नेचर होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होना शुरू हो जाता है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि JKSSB JEE 2016 के पेपर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में पूछे गए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैं आपको दोबारा से बोल दूं कि मैंने इस वीडियो में इन क्वेश्चंस के अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि वो आपको किसी भी एग्ज़ाम के में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।